पहले सबसे पहले इस चीज को समझने की कोशिश करो। अगर मैं डेडलॉक को प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है? डेडलॉक को प्रिवेंट करने के टाइम पे ये हो रहा है कि भाई मैं रिसोर्सेज को पहले तो देख, स्टारवेशन की कंडीशन को समझने की कोशिश करो। चीजें क्या हो रही थी? स्टारवेशन में जा रही थी। लेट्स अज्यूम कि अगर मैं होल्ड और वेट इंप्लीमेंट कर रहा था प्रिवेंशन में, म्यूचुअल एक्सक्लूजन को डिससेटिस्फाई किया ही नहीं जा सकता। होल्ड एंड वेट को अगर मैं होल्ड और वेट का यूज करके अगर डिससेटिस्फाई करने की कोशिश कर रहा था, तो मैं पहली चीज तो क्या चाहता था कि या तो सारे के सारे रिसोर्सेज एक साथ मिल जाएं। इसका मतलब आई विल होल्ड ऑल द रिसोर्सेज, देन ओनली आई विल कंटिन्यू माय एग्जीक्यूशन। सो दैट इज अगेंस्ट द डिजाइन ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि वो बच्चा क्या करने की कोशिश कर रहा है? वो रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहा है ना? ना दूसरा ये था कि अगर आपको सारे के सारे नहीं मिलते, इनिशियली अगर आपको सारे के सारे नहीं मिलते, तो आप वेट करते रहते जब तक कि वो सारे एक साथ अवेलेबल नहीं हो जाते। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि अगर 5-6 प्रोसेसेस ऐसी हैं जो ऑलमोस्ट कॉमन रिसोर्सेज शेयर करती हैं, ठीक है? सो उस सिचुएशन में क्या होता है कि वो सारे के सारे एक साथ सारे के सारे रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट करने की कोशिश करते, और किसी भी प्रोसेस को सारे रिसोर्सेज एक साथ अवेलेबल हो जाते, तो बाकी सारी वैसे ही वेटिंग में चली जाती है ना? तो अल्टीमेटली अगर आप डेडलॉक डिटेक्शन का यूज करते हो यूजिंग होल्ड और वेट, तो आपकी बहुत सारी प्रोसेसेस स्टार्वेशन में जा सकती हैं। दूसरा, अगर मैं होल्ड और वेट की जगह प्रियम्पशन वाला कॉन्सेप्ट यूज करता हूं कि एक प्रोसेस या तो सेल्फ प्रियम्पशन के मोड में चली जाए, इसका मतलब उसको लगा कि अरे मैं वेट कर रहा हूं, तो वो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को वो पर्टिकुलर प्रोसेस अपने जितने भी रिसोर्सेज उसको अलोकेटेड थे उन सबको रिलीज कर दे, और फिर वेट करती रहे आराम से जब तक कि सारे के सारे एक साथ अवेलेबल नहीं हो जाते। है ना? तो अगेन अगर एक भी रिसोर्स नहीं किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे वेटिंग तो होती रहेगी। देखो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, और अगर कोई भी एक ऐसा रिसोर्स है जो बहुत ही कॉमन रिसोर्स है, इसका मतलब ऑलमोस्ट सारी की सारी प्रोसेस उसको यूज करती हैं। तो अगर प्रोसेस ऐसी है जो किसी कॉमन रिसोर्स को यूज करे, तो अगर एक प्रोसेस एग्जीक्यूट कर रही होगी, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पर बाकी सारी प्रोसेसेस अपने सारे रिसोर्सेज को रिलीज कर देगी, और वो अल्टीमेटली स्टार्वेशन में चली जाएंगी। ठीक है? सो प्रियम्पशन के कारण भी प्रॉब्लम है। दूसरा, अगर मैं दूसरी प्रोसेस से छीन रहा हूं रिसोर्स, तो भी प्रॉब्लम है। देखो, अगर एक प्रोसेस ब्लॉक्ड है, इसका मतलब वो हो सकता था कि एक आध रिसोर्स के लिए ब्लॉक्ड हो, लेकिन वो अपना बहुत सारा एग्जीक्यूशन कर चुकी हो, तो आपने अब उससे रिसोर्स को छीन लिया, तो वो प्रोसेस बेचारी बैठी रहेगी। है ना? हुआ क्या? चलो, सो दैट्स द आइडिया। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। और अगर मैं उस तरीके से सोचता हूँ, सर्कुलर वेट को अवॉइड करने की कोशिश करता हूँ, तो भी प्रॉब्लम है कि अगर आप किसी नए रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हो और उसका अगर इनरेशन आपके बाकी जितने भी एलोकेटेड रिसोर्सेज हैं उन सबसे कम है, तो आप सबसे पहले सबको रिलीज करोगे, फिर वापस से इंक्रीजिंग ऑर्डर में उनके लिए रिक्वेस्ट करोगे, तो सारे ही केसेस में सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। हाँ, इतना समझ में आता है कि अगर मैं डेडलॉक प्रिवेंशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करूं, तो सिस्टम की परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाएगी। क्लियर है? नहीं बोलोगे ना तुम लोग? अरे मैं सुनाई दिखाई दे रहा हूँ? ओके, ठीक है। तो इसका मतलब डेडलॉक डिडक्शन अगर मैं यूज करूंगा, तो सिस्टम का जो थ्रूपुट होगा वो डिक्रीज होगा, ऑब्वियसली, क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस स्टार्व करेंगे। अब अगर मैं दूसरी एल्गोरिथम के बारे में सोचता हूँ, या फिर दूसरी स्ट्रेटेजी के बारे में सोचता हूँ, दैट इज डेडलॉक अवॉइडेंस। तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर वी ट्राइंग टू इंश्योर। वी आर ट्राइंग टू इंश्योर दैट द सिस्टम इज ऑलवेज इन सेफ स्टेट। सो हम बोल रहे हैं कि सिस्टम हमेशा सेफ स्टेट में रहे, बट क्या इसका ये मतलब है कि हर अनसेफ स्टेट डेडलॉक को रिप्रेजेंट करती है? नहीं। अगर आप समझने की कोशिश करो, तो हमने ये बोला कि लेट्स अज्यूम कि आपके सिस्टम की स्टेट्स हैं, तो कुछ टाइम तो आपका सिस्टम सेफ स्टेट में होगा, कुछ टाइम तो आपका सिस्टम सेफ स्टेट में होगा, लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो आपका सिस्टम अनसेफ स्टेट में होगा, और उन अनसेफ स्टेट में से कुछ ही सिचुएशन ऐसी होगी जब डेडलॉक होगा। उन अनसेफ स्टेट्स में से कुछ ही सिचुएशन ऐसी होगी जब डेडलॉक होगा। अगर मैं इन सारे केसेस की बात करूं जो अनसेफ स्टेट में है, ये सारे केसेस की बात करूं जो अनसेफ स्टेट में है लेकिन डेडलॉक को करस्पॉन्ड नहीं करते, इन सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को भी मैंने एग्जीक्यूट करने से रोक दिया। इसका मतलब
इनमें भी पोटेंशियल था कि ये उस पॉइंट ऑफ टाइम पर एग्जीक्यूट हो सकते थे और इस तरीके से भी रिसोर्सेज की एलोकेशन हो सकती थी, लेकिन वी डिड नॉट अलाउ द प्रोसेसेस टू एग्जीक्यूट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्डर। यस और नो? तो ये भी अगेन प्रॉब्लम है। इसके अंदर भी बहुत सारे और कॉम्बिनेशन है जिनको हम अवॉइड कर रहे हैं। तो अगर मैं डेडलॉक प्रिवेंशन या डेडलॉक अवॉइडेंस स्ट्रेटेजी यूज करता हूं तो मैं सिस्टम के ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस डाल देता हूं कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, ऐसे चलो, वैसे चलो। तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस आ जाती है, उसके कारण से सिस्टम खुद ही अपने आप में एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता। तो हम बोलते हैं यार एक बात बताओ, दैट्स ओके कि डेडलॉक है और डेडलॉक प्रॉब्लमेटिक है, बट क्या ये अच्छा नहीं होगा कि मैं डेडलॉक को होने ही ना दूं? उससे अच्छा ये इंश्योर करने की कोशिश करूं कि मैं ये चेक कर पाऊं कि क्या सिस्टम में डेडलॉक है, और अगर सिस्टम में डेडलॉक है तो मैं कुछ स्ट्रेटेजीज डिफाइन कर पाऊं जिससे मैं उस डेडलॉक से रिकवर कर पाऊं। सो क्या बेटर होगा आपके हिसाब से? क्या बेटर होगा कि डेडलॉक को होने ही ना दिया जाए, या तो फिर अगर डेडलॉक बहुत रेयरली होता है, वंस इन अ मंथ और वंस इन अ ईयर टाइप की सिचुएशन है, अगर वैसे डेडलॉक होता है तो मैं सिस्टम को नॉर्मली, ऑपरेटिंग सिस्टम को नॉर्मली जैसे वो रिसोर्सेज को अलोकेट करना चाहता है, प्रोसेस जिस ऑर्डर में रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करना चाहती है उस ऑर्डर में रिक्वेस्ट करने दूं, ऑपरेटिंग सिस्टम को अवेलेबिलिटी के हिसाब से उनको अलोकेट करने दूं, और ये चेक करता रहूं कि क्या सिस्टम में डेडलॉक हुआ है, और अगर एक्चुअल में डेडलॉक हो तो मैं उससे रिकवर करने की कोशिश कर लूं, मैं उससे रिकवर कर जाऊं। सो आई थिंक कि ये जो सेकंड अप्रोच है दैट विल बी मच बेटर। ये जो सेकंड अप्रोच है कि डेडलॉक को होने दो, लेकिन अगर होता है तो वी शुड हैव सम स्ट्रेटेजीज टू डिटेक्ट दैट पर्टिकुलर डेडलॉक एंड वी शुड बी एबल टू रिकवर फ्रॉम दैट डेडलॉक। क्लियर? So that will be a better strategy. So that's the third strategy which we will discuss. That is deadlock detection and recovery. Deadlock detection and recovery. सब लोग सो रहे हो तुम लोग, I can sense that. तो डिटेक्शन, बात समझना, अगर आपके सारे इंस्टेंसेस सिंगल, अगर आपके सारे रिसोर्सेस सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेस हैं तो डेडलॉक को डिटेक्ट करना बहुत आसान है। सो जस्ट नोट डाउन डिटेक्शन फर्स्ट, if all the resources, if all the resources are single instance, all the resources are single instance resources, then it is very easy to check for deadlock. How do you check for deadlock? How do you check for deadlock? If wait for graph is a cyclic, if wait for graph is cyclic and all resources, if wait for graph is cyclic and all resources are single instance resources, then we say that deadlock exists
Let's try to understand this concept. हाँ, क्या करेंगे भैया, हमको ये वेट फॉर ग्राफ डिफाइन करना है। वेट फॉर ग्राफ कुछ नहीं है, आपका जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है जो हमने डिस्कस किया है उसी का एक दूसरा फॉर्मेट है। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। कंसीडर some processes P1, P2, P3, P4, P5. These are your processes, and let's assume that there are some resources. This is one resource, another resource. And let's assume that all these resources are single instance resources. Single dot. That is, all these resources are single instance resources. Now let's assume that the allocation is something like that resource P1 is requesting for resource R1, whereas resource R1 is allocated to process P2. Similarly, R5 is allocated to process P1. P4 is requesting for source R5. This P2 is requesting for resource R2, and this R2 is actually allocated to process P5. Then P2 is requesting for R3. R3 is allocated to process P3. P2 is also requesting for resource R4. P3, P3 is also requesting for resource R4, whereas resource R4 is allocated. Resource R4 is allocated to process P4. So let's think of this particular resource allocation graph. So that's just a normal understanding. ये सब क्या बता रहा है कि आपके पास 5 resources हैं, R1, R2, R3, R4, R5, सारे के सारे single instance resources हैं, और ये बताता है कि resource R1 currently P2 के पास available है, और process P1 is requesting for resource R1. R2 is currently available to process P5, and process P2 is requesting for resource R2. Resource R3 is available to process P3, and P2 is requesting for resource R3. Similarly, resource R4 is available to process allocated to process P4, and both P2 and P3 are waiting for resource R4. P4 is waiting for R5, and R5 is allocated to process P1. Clear? रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ समझ में आता है कि क्या है, ये कुछ भी हो सकता है। क्या यहाँ पर डेडलॉक है, मुझे ये बताओ। क्या यहाँ पर डेडलॉक है, मुझको ये बताओ। क्या यहाँ पर डेडलॉक है, मुझे ये बताओ। R4 नहीं नहीं नहीं, सिंगल इंस्टेंस।
गुलाम, एक से ज्यादा प्रोसेस सेम रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट कर रही हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि रिसोर्स R4 मल्टी इंस्टेंस है। इसका सिर्फ ये मतलब है कि एक से ये जो रिसोर्स है इसकी डिमांड थोड़ी ज्यादा है कि ज्यादा लोग इसके लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बट ये डॉट बता रहा है कि इट्स अ सिंगल इंस्टेंस रिसोर्स। यस सर, बिकॉज साइकिल प्रेजेंट है। यस सर है, यस सर है, यस सर। डेडलॉक, क्या सारी की सारी प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं? क्या सारी की सारी प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं? क्या सारी की सारी प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं? टेल मी। हाँ 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 हाँ, वैष्णवी करेक्ट, शुभेंदु करेक्ट, चंद्र प्रकाश सॉरी बेटा, समझो बात क्या है। देखो, this R2 is available to process P5. Process P5 does not require any other resource, therefore P5 can complete its execution. P5 can complete its execution. है ना? So, sir, P5 तो complete कर सकते हैं. Now what will happen? Once P5 completes its execution, this R2 will become free. सुनना अच्छे से. Once P5 complete its execution, our resource R2 will become free. So this resource R2 can be allocated. This resource R2 can be allocated to process P2. Just try to visualize this. Don't write this. Just understand. I'll give you a simple approach, but अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो. R2 is allocated to process P5. So at some point of time, process P5 will be able to complete its execution. Now, the day P5 completes its execution, resource R2 will become available, and this is requested by process P2. Therefore, resource R2 can be allocated to process P2. Resource R2 can be allocated to process P2. But even if resource R2 is allocated, even if resource R2 is allocated to process P2, then does it mean that there will be no deadlock? Then does it mean that there will be no deadlock? Let's try to understand. P1 requires resource R1. जब तक R1 इसको नहीं मिल जाता, सुनना, जब तक R1 इसको नहीं मिल जाता तब तक P1 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं हो सकता. R1 एक्चुअल में किसके पास है? P2 के पास. So R1 P2 तब रिलीज करेगी जब P2 का एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए. लेकिन P2, सो शुरुआत की है मैंने P1 से, सोचना, P2 can complete its execution only if resource R3 and R4 becomes available to process P2, right? But R3 is with process P3 and R4 is with process P4. So therefore, P2 depends on both process P3 as well as process P4. If both P3 and P4 completes their execution, if both P3 and P4 completes their execution, then only these two resources R3 and R4 will become available and process P2 will be able to complete its execution. Therefore, P1 is dependent on P2 for resource R1. P2 is dependent on P3 for resource R3. P2 is also dependent on P4 for resource R4. Yes, so P2 is dependent on two processes, P3 and P4. What about P3? Can P3 complete its execution? So P3 requires the resource R4, which is available to process P4. So P3 can complete its execution only if process P4 completes. Process P4 can complete only if resource R5 becomes available to process P4. So resource R5 is with process P1. So this process P1 will release R5 only if process P1 completes its execution. And again, process P1 depends on process P2. So there's a cyclic way. P1 depends for P2. P2 depends for P3 as well as P4. P3 depends for P4. P4 again depends for P1. Clear? So there's a cycle, right? So again, none of them can complete its execution. P5 can complete its execution. So this is the idea. Now, at this point of time, this is the state.
So what did I say? The system will eventually check for weight for graph. The system will eventually check for weight for graph. It will not look for the resource allocation graph. अब मुझे बताओ, क्या इस resource allocation graph को construct करना operating system के लिए possible है? Just try to visualize the situation. क्या इस resource allocation graph को construct करना operating system के लिए possible है? हाँ या ना? क्या इस resource allocation graph को construct करना operating system के लिए possible है? मतलब आप लोग अपना दिमाग लगाते ही नहीं हो ना। मैंने अगर एक क्वेश्चन पूछा है कि सर ने अगर पूछ लिया तो फिर आंसर नहीं ही होगा, ऐसा क्यों? अरे भाई ऑब्वियसली पॉसिबल है, समझना बहुत लॉजिकल सी और छोटी सी बात है। प्रोसेसेस जब क्रिएट होंगी तो उन सबको जो रिसोर्स अलोकेट करने का काम करेगा, हु डज द टास्क ऑफ रिसोर्स अलोकेशन, हु डज द टास्क ऑफ रिसोर्स अलोकेशन? अरे ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो रिसोर्स अलोकेशन का काम करता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को पता है कि कौन सी प्रोसेस के पास कौन सा रिसोर्स है और किस प्रोसेस ने कौन सी रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम नोज कि किस प्रोसेस को कौन सा रिसोर्स अलोकेटेड है और उस प्रोसेस ने और कौन कौन से रिसोर्स को रिक्वेस्ट किया हुआ है। यही चीज तो इस डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रही है ना? यही चीज तो डायग्राम में रिप्रेजेंट हो रही है। तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इजीली इस ग्राफ को कंस्ट्रक्ट कर सकता है। क्लियर? So operating system can eventually construct the resource allocation graph because it has all the information that कौन कौन से रिसोर्स किस किस प्रोसेस के पास हैं और प्रोसेस ने कौन कौन से रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। क्लियर? जितने भी ये लोगों ने नहीं बोला है, सबको क्लियर है भाई कि ये सारी इंफॉर्मेशन किसके पास है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। क्योंकि मैंने पूछ लिया कि क्या ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पॉसिबल है तो आपने उठा करके नहीं बोल दिया। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही कर सकता है, उसके अलावा किसी और को नहीं पता कि कौन से प्रोसेस के पास कौन सा रिसोर्स है और किस प्रोसेस ने किस और रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है। क्योंकि कोई भी प्रोसेस जब रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करती है तो वो रिक्वेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम ही सेटिस्फाई करता है। सो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्चुअली हैव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट दिस रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ, राइट? सो let's try to understand what does wait for graph represent. So आपका जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ होगा उसके अंदर प्रोसेसेस भी होंगी और रिसोर्सेस भी इन्वॉल्व होंगे। आपका जो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ है उसके अंदर प्रोसेसेस भी हैं और रिसोर्सेस भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन मुझे रिसोर्सेस को नहीं देखना है यहां पर। वेट फॉर ग्राफ,
क्या रिप्रेजेंट करेगा कि आपकी कोई प्रोसेस कौन सी और प्रोसेसेस के लिए वेट कर रही है। तो इसका मतलब वेट फॉर ग्राफ में रिसोर्सेज नहीं होंगे। सो इन वेट फॉर ग्राफ यू विल ओनली हैव प्रोसेसेस। दिस इज योर प्रोसेस P1, this is your process P2, this is your process P3, this is your process P4, this is your process P5. So let's see. The logic is quite simple. How do we construct the wait for graph? How do we construct the wait for graph? Just remove this resource. Just remove this resource and look at the direction of edges. That this and this. Therefore, P1 is dependent on P2. P1 is dependent on P2. For this, P2 is dependent on P5. P2 is dependent on P5. Yes, P2 is dependent on P5. Remove the resource and just combine the edges. P2 is dependent on P3. P2 is dependent on P3. क्या P5 किसी के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं, P5 से कुछ नहीं है, P5 के ऊपर कोई डिपेंडेंट है. P3 is dependent on so this and this. So P3 is dependent on P4. Let's see, with respect to P2, there's one more resource, this and this. So P2 is also dependent on P4. Now P4, this resource, remove this resource, join the edges, P4 is dependent on P1. P4 is dependent on P. Will it be the wait for graph for this particular resource allocation graph? This is the wait for graph for the given resource allocation graph. क्लियर? सो अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्स एलोकेशन की इंफॉर्मेशन है, अगर आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्स एलोकेशन की इंफॉर्मेशन है, तो उस रिसोर्स एलोकेशन की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकता है. हाँ, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पास रिसोर्स एलोकेशन की इंफॉर्मेशन है, तो उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ऑपरेटिंग सिस्टम वेट फॉर ग्राफ कंस्ट्रक्ट कर सकता है. ठीक है. नाउ once the operating system has constructed the wait for graph, once the operating system has constructed the wait for graph, the only thing which it needs to see, देखो साइकिल डिटेक्शन की बहुत सारी एल्गोरिथम है, साइकिल डिटेक्शन की बहुत सारी एल्गोरिथम है टू चेक वेदर द ग्राफ इज साइक्लिक और नॉट. तो उनमें से कोई भी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट की जा सकती है और कोई भी एल्गोरिथम यूटिलाइज की जा सकती है टू चेक फॉर द साइकिल इन दिस वेट फॉर ग्राफ. इफ द वेट फॉर ग्राफ इज साइक्लिक, if the wait for graph is cyclic, then it corresponds to deadlock. So just note down. After constructing wait for graph, after constructing wait for graph, operating system can use any of the cycle detection algorithm can use any of the cycle detection algorithm to check whether the wait for graph is cyclic or not. पॉसिबल है, पॉसिबल है इतना करना ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए. एक्चुअल में समझो कि हो क्या रहा है, एक्चुअल में समझो कि हो क्या रहा है. अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमने क्या बोला, ऑपरेटिंग सिस्टम को पता होगा कि कौन कौन सी प्रोसेसेस को कौन कौन से रिसोर्सेज अलोकेटेड हैं और उसने कौन कौन से रिसोर्स किस किस प्रोसेस ने किस किस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया हुआ है. इसका मतलब this complete information will be available to the operating system. Based on this information, operating system can construct the wait for graph. Once the operating system has constructed the wait for graph, it can run any of the cycle detection algorithm, and the output of that cycle detection algorithm will give
the information that whether the graph is cyclic or not, and the some variations of cycle detection algorithm can also give you the information that what are the vertices which are involved in construction of cycle. हाँ या ना? तो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो साइकिल में इन्वॉल्व है। उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोसेस हैं जो साइकिल में इन्वॉल्व है। अब मैंने क्या बोला, अगर आपके सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज के लिए, अगर आपके सारे रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं और अगर आपका वेट फॉर ग्राफ साइक्लिक है, इफ ऑल द रिसोर्सेज आर सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज and the wait for graph is cyclic, then it corresponds to deadlock. So just note. Note. If all the resources are single instance resources, if all the instances are single instance resources and wait for graph is a cyclic and wait for graph is cyclic, then it corresponds to deadlock. In the system. Now, अगर आपका वेट फॉर ग्राफ साइक्लिक है तो क्या इसका ये मतलब है कि सारी की सारी प्रोसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है? अगर आपका वेट फॉर ग्राफ साइक्लिक है तो क्या इसका ये मतलब है कि सारी की सारी प्रोसेस इन्वॉल्व है? नहीं। सो प्रोसेस P5 is not a part of any cycle. Process P5 is not a part of any cycle. Therefore, P5 is not involved. P5 is not involved in deadlock. यहाँ पर can we say processes which are involved in the deadlock are तो मैं आपको पहले ही ये स्टेटमेंट क्लियर कर चुका था दैट सारे के सारे प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। तो मैं आपको सबसे पहले जिस दिन हम डेडलॉक की बात कर रहे थे पहला लेक्चर उसी में बता चुका था कि सारी की सारी प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व हो ये जरूरी नहीं है। क्लियर? So I hope this is clear to everyone. So what's the note from here? The only thing which you need to understand is that if all the resources are single instance resources and the wait for graph is cyclic, then it corresponds to deadlock. But all the processes need not be involved in the deadlock. The only processes which are part of any cycle, will correspond to or will be involved in the deadlock. Clear? So that's one thing. तो हम यहीं से शुरू किए थे, क्या बोला हमने? डिटेक्शन. If all the resources are single instance resources, that is very easy to check for deadlock. How? If wait for graph is cyclic and all resources are single instance resources, then we say that deadlock exists. क्लियर है इतना सबको? ये जो मैंने डिटेक्शन के लिए सीधे सीधे बोल दिया है, क्या ये इतना क्लियर है? चलो
Now, what happens if the resources are of mixed type? So, that was the first thing. Second, if resources are of mixed type, or otherwise I would say in a different, let's if at least one resource, don't say mixed type, if at least, so सारे के सारे भी हो सकते हैं, if at least one resource is multi-instance resource, if at least one resource is multi-instance resource, then cyclic wait for graph cyclic wait for graph is necessary condition. Cyclic wait for graph is necessary condition for deadlock but not sufficient. Therefore, if any resource is multi-instance resource, if any resource is multi-instance resource, then we need to use more sophisticated algorithms then we need to check. Then we need to use some more sophisticated algorithms to check for deadlock. And we don't need to discuss those algorithms. We don't need to study them. I mean, if at all a question is asked from this particular thing, then that will be only up to the point that the wait for graph is constructed on resources which are single instance resources, or otherwise we will ask a simple thing related to this particular statement कि अगर आपके resources multi instance resources हैं, इसका मतलब कम से कम एक resource multi instance resource है, तो क्या ये जरूरी है कि अगर आपका ग्राफ साइक्लिक ग्राफ, अगर आपका वेट फॉर ग्राफ साइक्लिक ग्राफ हो तो वहां पर डेडलॉक होगा ही होगा? ओके, लास्ट पॉइंट मस्त है, लेकिन देखो जो बियॉन्ड द स्कोप ऑफ ग्रेजुएट लेवल है उसके ऊपर डिस्कस करने का कोई मतलब ही नहीं है, बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू आस्क अ क्वेश्चन ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग, है ना? सो वो जरूरी है नहीं. दैट्स एक्चुअली अ वेरिएशन ऑफ योर बैंकर्स एल्गोरिथम. सो जैसा हमने बैंकर्स एल्गोरिथम पढ़ा है उसके अंदर थोड़ा सा वेरिएशन करते हैं और हम इवेंचुअली वेट फॉर यहाँ पर साइकिल को डिटेक्ट करने की यहाँ पर ये डिटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस में डेडलॉक है या नहीं. समझ गए बात को? बट वो हमको यहाँ पर देखना नहीं है. क्या बफर हो रहा है? बफर हो रहा है क्या? मुझे अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है इसलिए पूछा.
यस सर, हो रहा है। एनीवन एल्स इज फेसिंग द सेम प्रॉब्लम? यस सर, 8-9 बार हो गया, थोड़ा थोड़ा देखता हूँ। सर थोड़ी देर के लिए हुआ, मेरे से ओके है सर, मेरी इस पे क्यों हो रहा है? वो हल्का हल्का होता है सर, क्वालिटी की दो जगह चल रहा है ना क्लास। नो सर, नहीं हो रहा। चलो, पहले हुआ, अभी नहीं हो रहा। दिस व्हाट द स्टूडेंट्स आर थिंक। और उसने पूछा था, किसने? गुलाम ने पूछा था कि सर, गुलाम गौस ने पूछा था कि सर, अभी ओके है सर, आप पढ़ाइए। हाँ, गुलाम ने पूछा था कि सर, इसका मतलब क्या अगर वेट फॉर ग्राफ साइक्लिक होगा और रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं, तो क्या ये नेसेसरी है कि वहां पर हमेशा डेडलॉक होगा? हाँ, हमेशा डेडलॉक होगा। बट क्या ये नेसेसरी है कि सारी की सारी प्रोसेस इन्वॉल्व हो डेडलॉक में? नहीं, ये नेसेसरी नहीं है कि सारी की सारी प्रोसेस इन्वॉल्व हो डेडलॉक में। ठीक है, चलो, सो दस दी थिंग। और जो दूसरा पॉइंट है, बस हम इतना बता दे रहा हूँ, मैं आपको सिर्फ इतना बता दे रहा हूँ कि क्यों ऐसा है कि अगर रिसोर्सेज मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं, तो साइक्लिक वेट फॉर ग्राफ नेसेसरी तो है फॉर द deadlock to exist, but it is not sufficient. So we'll take two different examples जिसके अंदर हम ये देखेंगे कि मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं। एक सिचुएशन ऐसी है जहां पर वेट फॉर ग्राफ साइक्लिक है और डेडलॉक भी है, और एक सिचुएशन ऐसी होगी जहां पर वेट फॉर ग्राफ साइक्लिक होगा लेकिन डेडलॉक नहीं होगा। क्लियर? तो मिक्स इंस्टेंस टाइप की बात कर रहे हैं। वेरी डायरेक्ट एग्जांपल्स। सर, आपने अपने बचपन में केल्विन अच्छे से पढ़ी होती तो इनमें से आधे एग्जांपल आपने देखे होते। ये है यानी क्या है? दे दो। This is R1, R2, R3. Let's assume the three instances of R4 and two instances of R3. Whereas these two resources R1 and R2 are single instance resources. Whereas these two resources are single instance resources. Clear? So let's see. जो allocation है वो कुछ ऐसी है। आपका प्रोसेस P1 रिसोर्स R1 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स R1 प्रोसेस P2 को अवेलेबल है, प्रोसेस P2 रिसोर्स R2 के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स R2 प्रोसेस P3 के पास अवेलेबल है। रिसोर्स R3 के दो इंस्टेंसेस, रिसोर्स R3 के दो इंस्टेंसेस हैं। वन इंस्टेंस इज अवेलेबल टू प्रोसेस P1, another instance is available to process P2, but process P3 requires one instance of resource R3 which is not currently available, and one instance of resource R4 is available to process P3. देखो, what will be the wait for graph? What will be the wait for graph? Construct the wait for graph for this. तीन ही तो प्रोसेस है, तो P1 प्रोसेस है, P2 प्रोसेस है और P3 प्रोसेस है। सर, क्या ये वेट फॉर ग्राफ साइक्लिक होगा?
देखते हैं भैया. Now P1 requires a resource R1 which is currently available to process P2. Therefore क्या P1 P2 के ऊपर डिपेंडेंट है? Yes sir, P1 is dependent on P2. Yes sir, P1 is dependent on P2. Does P1 require any other resource? No sir, P1 does not require any other resource. Now P2 requires a resource R2 which is available to process, which is allocated to process P3. So is P2 dependent on P3? Yes sir, P2 is dependent on P3. Is there any other resource which is required by process P2? No sir, no other resource is required by process P2. Let's think about P3. P3 already holding the resource R2, but P3 requires one instance of resource R3. P3 requires one instance of resource R3. There are two instances of resource R3. One is allocated to process P2, another is allocated to process P1. So P3 is dependent on P2 as well as on P1. If any one of these two processes releases, the resource R3, then P3 can complete its execution. But at this point of time, P3 is dependent on P2 as well as P3 is dependent on P1. So is it cyclic wait for graph? Cyclic wait for graph. And do we have deadlock in this particular situation? Try to analyze this manually. Do we have deadlock in this particular situation? Let's visualize this. Sir, प्रोसेस P1 एग्जीक्यूट करना चाहती है लेकिन प्रोसेस P1 को रिसोर्स R1 चाहिए. रिसोर्स R1 प्रोसेस P1 को सिर्फ और सिर्फ तब मिल सकता है जब प्रोसेस P2 इस रिसोर्स R1 को रिलीज कर दे. प्रोसेस P2 रिसोर्स R1 को रिलीज कर देगी अगर उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाए. सो प्रोसेस P2 को कंप्लीट करने के लिए एक नए रिसोर्स की जरूरत है R2 की. प्रोसेस P2 को कंप्लीट करने के लिए एक नए रिसोर्स की जरूरत है R2 की. बट R2 is allocated to process P3. So R2 तब तक अवेलेबल नहीं होगा जब तक कि P3 एग्जीक्यूट नहीं हो जाती. P3 एग्जीक्यूट हो सकती है, उसके पास दो रिसोर्सेज ऑलरेडी हैं, उसको सिर्फ एक रिसोर्स R3 की रिक्वायरमेंट है. ये जो रिसोर्स R3 है ये इसको या तो प्रोसेस P2 दे सकता है या प्रोसेस P1 दे सकता है. बट the idea is neither P2 can complete nor P1 can complete as long as P3 does not complete, because execution of P1 will release this resource R3 only when P2 completes. P2 will release this resource R3 only if P3 completes. So P3 actually is holding some resources which is blocking from the required resources to become available for the complete execution of process P3. Yes sir, because R1 और R2 single instance हैं और 3 के दोनों instance allocated हैं already. Clear? So that's the idea. Now you may say, sir, ये R4 के तो और भी बहुत सारे resources available थे. हाँ, resource R4 के और भी बहुत सारे instance available हैं. तो सिस्टम में तो बहुत सारी चीजें हैं जो अबंडेंट हैं, लेकिन अगर कोई उनके लिए रिक्वेस्ट नहीं कर रहा तो उसका क्या करूं? प्रोसेसेस अगर उन्हीं चीजों के पीछे पड़ी हुई है जो हमारे पास कम है तो क्या करेंगे? यहाँ पर डेडलॉक होगा. सो यहाँ क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक वेट फॉर ग्राफ एंड डेडलॉक एग्जिस्ट. क्लियर है? सो दिस इज वन कंडीशन जहां पर आपका वेट फॉर ग्राफ साइक्लिक है और डेडलॉक भी एग्जिस्ट करता है. अब मैं एक दूसरी सिचुएशन बताता हूं जहां पर वेट फॉर ग्राफ साइक्लिक होगा लेकिन वहां पर डेडलॉक नहीं है क्योंकि प्रोसेसेस विल बी एबल टू कंप्लीट देयर एग्जीक्यूशन. सो लेट्स लुक एट द
Next example. ये दो इंस्टेंसेस हैं. सोर्स R2, इसके भी दो इंस्टेंसेस हैं. इसके अलावा दो प्रोसेस और P3 and so the allocation is like one instance of R1 is allocated. One instance of R1 is allocated to process P3. One instance of R2 is allocated to process P4. Apart from that, one instance of R1 is requested by process P1, whereas the available instance of R1 is in the possession of process P2. What else? Now, but P2 cannot complete its execution because P2 requires one instance of R2, and that instance of R2 is available to process P. So this is the resource allocation graph. This is the resource allocation graph. What will be the wait for graph? What will be the wait for graph? 4 processes, P1, P2, P3, P4. So tell me. P1 requires a resource R1 which is available to P2 as well as P3. So P1 is dependent on P2 और P3. इसका मतलब अगर दोनों में से किसी भी एक ने R1 की कॉपी को रिलीज कर दिया, अगर दोनों में से किसी भी एक ने R1 की एक कॉपी को रिलीज कर दिया तो P1 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर सकती थी. P3 is not dependent on any other process. P2 requires one resource. P2 requires one copy of resource R2. There are 2 copies of resource R2, but one is available to P1, another is available to P4. Therefore, P2 is dependent on P1 as well as on P4. As well as on P4. Now, let's see. Okay, that's fine. P2 and P3 is not dependent on any other process. So tell me, in this particular case, is this a cyclic wait for graph? Yes, it is cyclic wait for graph. It is cyclic wait for graph. But does it corresponds to deadlock? अब कोई बफर नहीं है पीयूष, अब सिस्टम पे एकदम प्रॉपर चल रहा है. वो टाइम टू टाइम लोगों के इंटरनेट कनेक्शन की दिक्कत होती है, इसलिए कभी कभी हमको लगता है कि बफर हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअल में अलग चीज है ना. So in this particular case, just try to analyze that yes, the wait for graph is cyclic. Wait for graph is cyclic, but does it corresponds to deadlock? देखो, एनालाइज करो आपके रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को, एनालाइज करो रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ को और चेक करो कि क्या वहां पर डेडलॉक है. नो डेडलॉक है ना. व्हाई सर? डेडलॉक इसलिए नहीं है कि दो P1 P2 के ऊपर डिपेंडेंट है, बट one copy of resource R1 is available to P3 and P3 is not waiting for any other resource. P3 is not waiting for any other resource. Therefore, at some point of time, P3 will complete its execution. At some point of time, P3 will complete its execution, and this resource will be made available to process P1. So, all the resources which are required by process P1 will be made available to process P1, and process P1 will complete its execution, and hence P2 will complete its execution, hence P4 will complete its execution. Or otherwise, if P4 completes its execution, then also if P4 completes its execution, then copy of R2 will be released, and that can be allocated to process P2. Therefore, P2 can complete its execution, and after P2, all other processes can complete their execution. So you can actually see that here in this case, the wait for graph is cyclic, but
नो डेडलॉक। अब बात समझना, अगर वेट पर ग्राफ साइक्लिक होता ही नहीं, सुनना, अगर वेट पर ग्राफ साइक्लिक होता ही नहीं तो डेडलॉक हो ही नहीं सकता। अगर वेट पर ग्राफ साइक्लिक होता ही नहीं तो डेडलॉक हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमारी जो चार नेसेसरी कंडीशन है उसमें से ये कंडीशन है साइक्लिक वेट, उसमें से ये कंडीशन है साइक्लिक वेट की प्रोसेसेस एक दूसरे के ऊपर साइक्लिक मैनर में वेट कर रही हो। अगर ऐसा नहीं है तो फिर डेडलॉक की जो नेसेसरी कंडीशन थी वही डिससेटिस्फाई हो गई। तो हमने क्या क्या सीखा भैया, हमने ये सीखा कि अगर अगर सारे के सारे रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं, then if सारे के सारे resources single instance resources हैं, then weight per graph is and weight per graph is cyclic. If weight per graph is cyclic and all resources are single instance resources, then we say that deadlock exists. That is, if all the resources are single instance resources, let's try to understand. If all the resources are single instance resources, then cyclic weight per graph, is a necessary and sufficient condition for deadlock. Then cyclic weight per graph is necessary and sufficient condition for deadlock. इसका मतलब अगर साइक्लिक वेट का ग्राफ है तो डेडलॉक होगा, और अगर साइक्लिक वेट का ग्राफ नहीं है तो डेडलॉक नहीं होगा। But if there is at least one resource which is multi-instance resource, if there is at least one resource which is multi-instance resource, then cyclic weight per graph is just a necessary condition for deadlock to exist, but it will not be sufficient, because even if the weight per graph is cyclic, then also there are situations in which there will be no deadlock. Then also there are situations in which there is no deadlock. So अगर people complete कर लेगी तो resource R to उनको ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। So for single instance resources it will be very easy to check. For single instance resources it will be very easy to check that deadlock exists or not. But if any of the resources are multi-instance resource, then the cyclic weight per graph will not be a sufficient condition to say whether deadlock exists or not. Therefore, you will have to use some other sophisticated algorithms, and we don't need to discuss them. So just assume तो पीयूष थोड़ा देखो ना, मैंने उसको देखो बाद में, क्या ऐसे बफर है, बफर यहाँ पर नहीं है पीयूष। क्या बोला तुम, एक तो बफर था तो सुना नहीं, प्रोसेस P2 का क्या था, प्रोसेस P2 का क्या था? अरे भाई प्रोसेस P2 का क्या था? प्रोसेस P2, प्रोसेस P4 क्योंकि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है तो प्रोसेस P4 R2 की कॉपी रिलीज कर देगी, वो R2 की कॉपी प्रोसेस P2 को अवेलेबल कराई जा सकती है, प्रोसेस P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगी और उसके बाद R1 को रिलीज कर देगी, R2 को रिलीज कर देगी, R1 फिर P1 को अवेलेबल हो जाएगा और सारी की सारी प्रोसेस अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेंगी। ऑल्सो बिग अबाउट दैट। चलो, सो दैट्स द आइडिया। ये मैं बोल रहा था कि अगर सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज है देन इट विल बी वेरी इजी टू चेक वेदर deadlock exists or not. So detection of deadlock will be very easy in that particular case. But if there is any resource which multi-instance resource, then the detection of deadlock will be somewhat complicated. Right? But anyway, let's assume that we know how to detect for deadlock. Let's assume that we know that how to detect from deadlock. So once we have detected the deadlock, detected the deadlock. Need to recover from it. अब बात समझना, सबसे पहले डेडलॉक की कंडीशन देखो। सर डेडलॉक है ये डिटेक्ट करने के लिए कब चेक करूं? डेडलॉक है ये डिटेक्ट करने के लिए कब चेक करूं? सो देखो, अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम या फिर अलग अलग ऑथर्स के लिए अलग अलग डिफिनेशन देते हैं। कुछ लोग बोलते हैं एक्चुअली ये जो कंडीशन है कि आपको डेडलॉक है या नहीं,
इसको कब चेक करना चाहिए, इट्स डिपेंडेंट ऑन दी थिंग कि आपका सिस्टम जो है वो कैसी सिचुएशन में काम कर रहा है। अगर आप ये अवॉइड नहीं कर सकते कि डेडलॉक होना ही नहीं चाहिए, तो आपको फिर क्या करना पड़ेगा, आप हर रिसोर्स एलोकेशन के बाद ये चेक करोगे कि क्या ये डेडलॉक में रिजल्ट कर सकता है। हर रिसोर्स एलोकेशन के बाद आप कॉन्स्टेंटली ये चेक करोगे कि क्या ये डेडलॉक एग्जिस्ट कर सकता है। हर रिसोर्स एलोकेशन के बाद मतलब समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि सर, अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ये रिसोर्सेज एलोकेटेड हुए हैं, तो क्या प्रोसेस P1, P2, P3 और P4 ने एक साथ रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट किया होगा? समझना बात को। यहाँ पर नहीं, यहाँ देखते हैं। अगर मैं इस चीज को देखता हूँ तो क्या यहाँ पर प्रोसेस P1, P2 और P3 ने एक साथ जो भी रिसोर्सेज उनके लिए उनको मिले हैं उनके लिए रिक्वेस्ट किया होगा? समझो मैं क्या कह रहा हूँ, समझने की कोशिश करो। मैं कह रहा हूं कि मैं एक्चुअल में ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं कि जो डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम, रिकवरी इज अ डिफरेंट थिंग, लेकिन जो डेडलॉक डिटेक्शन की प्रोसेस है वो कब एग्जीक्यूट होगी, जो डेडलॉक डिटेक्शन की प्रोसेस है वो कब एग्जीक्यूट होगी। तो यहाँ पर दो अलग अलग स्ट्रेटेजीज हैं। एक कहता है कि जब भी आप किसी रिसोर्स को अलोकेट करते हो तो उस रिसोर्स को अलोकेट करने के बाद चेक करो कि उस रिसोर्स को अलोकेट करने से डेडलॉक तो नहीं आ रहा है। जब भी आप किसी रिसोर्स को अलोकेट चेक करते हो तो उस रिसोर्स को अलोकेट करने के बाद चेक करो कि डेडलॉक तो नहीं आ रहा है। तो मुझे बताओ, ये जो तीनों प्रोसेस हैं, इनको जो भी रिसोर्सेज अलोकेटेड हैं, क्या ये इन्होंने एक साथ अलोकेट किए होंगे? नहीं। प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन तो सिस्टम पे वन बाय वन होगा ना। प्रोसेस का एग्जीक्यूशन तो सिस्टम पे वन बाय वन होगा, तो जब वो सीपीयू पे होगी तब उसने रिक्वेस्ट किया होगा। जब वो सीपीयू पर होगी तब उसने रिक्वेस्ट किया होगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। तो ये एक एक करके एट अ टाइम ओनली वन रिक्वेस्ट विल बी रिक्वेस्टेड बाय द प्रोसेस। At a time, only one request will be requested by process in general, or whatever resources are required at the next instruction execution, वो सारे के सारे रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करेगा आपका प्रोसेस। तो इसका मतलब सारे के सारे प्रोसेसेस ने एक साथ इन रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट नहीं किया होगा। तो ये एक एक करके पहले क्या होगा कि पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, नाउ फिर ये वाला रिक्वेस्ट हुआ। सॉरी, ये नहीं हो सकता। कौन सा होगा? अलोकेशन के हिसाब से बात, एलोकेशन से हिसाब से बात करता हूँ। तो पहले ये हुआ तो बोले ठीक है ले लो, फिर ये हुआ तो बोले ठीक है तुम ले लो। ये तो इसके पास था। क्या कर रहा है यार, जो मिला है उसकी बात करो ना। सबसे पहले ये हुआ तो ये इसको मिल गया, सबसे पहले ये हुआ तो ये इसको मिल गया, फिर ये हुआ तो ये इसको मिल गया। तो उसने बोला मुझे ये दे दो, बोले ठीक है। बोले ये P2 के पास अभी ये नहीं है, तो बोले कोई दिक्कत नहीं। तो फिर इसने बोला कि अब मुझे ये दे दो। सुनना बात को। अब इसने फोर्थ पॉइंट पे अगर ये बोला, तो अगर सबसे पहले एक कॉपी इसने ले ली और उसके बाद एक कॉपी इसने ले ली, अब उसके बाद एक कॉपी इसने ले ली, तब तक कोई दिक्कत नहीं, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। अब अगर कहानी होती कि ये वाली जो चीज है ये इसने मांग ली होती कि ये मुझे दे दो, तो ये यहाँ पर भी कोई दिक्कत नहीं थी। इसको पता था क्यों, P3 ने अभी तक सिर्फ R2 मांगा है। वी डोंट नो कि इसको R3 की जरूरत है या नहीं, वी डोंट नो कि इसको R3 की जरूरत है या नहीं। अभी तक ये वाली जो डिपेंडेंसी है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, क्योंकि P2 को जो जो रिसोर्सेज जरूरी थे वो उसको मिल चुके थे। P2 को जो जो रिसोर्सेज जरूरी थे वो उसको मिल चुके थे, तो सिस्टम को नहीं पता था कि ये डेडलॉक में फंस जाएगा क्या। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसने बोला, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसने बोला कि ये मुझे दे दो। तो इन्होंने बोला कि चलो ये भी ले लो। इन्होंने बोला कि चलो ये भी ले लो। बोले सर कैसे ले लो, सुनना अच्छे से। P1 ये इसको मिला, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको मिला, कोई दिक्कत नहीं। ये इसको मिला। यहाँ पर एक डिपेंडेंसी आएगी, P1 P2 के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन अभी तक साइकिल नहीं है। P1 P2 के ऊपर डिपेंडेंट है लेकिन अभी तक साइकिल नहीं आई थी, है ना। ना उसके बाद ये हो गए 3। उसके बाद इसने बोला कि ये मुझे दे दो, तो ये इसको देने से भी साइकिल नहीं आई, क्योंकि यहाँ पर 2 इंस्टेंसेस थे आरती के। यहाँ पर 2 इंस्टेंसेस थे आरती के, तो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसने बोला मुझको ये दे दो, बोले अभी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि साइकिल नहीं आ रही। प्रीति तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट है नहीं ना। जब इसने ये बोला तो बोला ये यहाँ पर भी कोई साइकिल नहीं आ रही। देखो ये जो 6 है, अगर मैं यहाँ तक के लिए वेट फॉर ग्राफ बनाता तो कैसा बनता। ये जो 6 एजेस मैंने बनाई, मैं यहाँ तक के लिए वेट फॉर ग्राफ बनाता तो कैसा बनता। सुनना, क्या P1 P2 के ऊपर डिपेंडेंट है? यस सर, P1 P2 के ऊपर डिपेंडेंट है। क्या P1 P3 के ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं सर, ऐसा कोई रिसोर्स नहीं है। क्या P2 P3 के ऊपर डिपेंडेंट है? अभी तक P2 P3 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। अभी तक P2 P3 के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है।
क्या P3 P2 के ऊपर डिपेंडेंट है? यस सर, P3 P2 के ऊपर भी डिपेंडेंट है और P3 P1 के भी ऊपर डिपेंडेंट है विद रिस्पेक्ट टू दिस रिसोर्स R3, विद रिस्पेक्ट टू दिस रिसोर्स R3। तो अभी तक यहाँ कोई साइकिल है क्या? नहीं सर, अभी तक यहाँ कोई साइकिल नहीं है। आपको ये साइकिल दिख सकती है लेकिन डायरेक्शन ऑफ एजेस देखो, अभी तक यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है, अभी तक यहाँ पर कोई साइकिल नहीं है। अगर मैं जैसे ही ये एलोकेशन करता हूं, मैं जैसे ही ये एलोकेशन करता हूं, यहाँ पर ये वाली डिपेंडेंसी, यहाँ पर ये वाली एज भी आ जाएगी और इस सेवंथ रिसोर्स के एलोकेट होते ही, इस सेवंथ रिसोर्स के एलोकेट होते ही जैसे ही मैं चेक करूंगा मुझे डेडलॉक मिलेगा। बोलो हाँ या ना? इस सेवंथ रिसोर्स के एलोकेट होते ही जैसे ही मैं चेक करूंगा तो मुझे डेडलॉक मिलेगा। बोलो यस और नो? लेकिन इस सेवंथ रिसोर्स के एलोकेट होने के बाद, उससे पहले फर्स्ट रिसोर्स के बाद, फर्स्ट रिसोर्स एलोकेट करने के बाद चेक किया डेडलॉक मिला क्या? नहीं। सेकंड रिसोर्स एलोकेट करने के बाद चेक किया डेडलॉक मिला क्या? नहीं। थर्ड रिसोर्स एलोकेट करने के बाद चेक किया डेडलॉक मिला क्या? नहीं। फोर्थ रिसोर्स एलोकेट करने के बाद चेक किया डेडलॉक मिला क्या? नहीं। सर फिफ्थ रिक्वेस्ट होने के बाद चेक किया डेडलॉक मिला क्या? नहीं। सिक्स्थ रिक्वेस्ट होने के बाद चेक किया डेडलॉक मिला क्या? नहीं। सेवंथ रिक्वेस्ट के बाद चेक किया डेडलॉक मिला क्या? यस। तो इसका मतलब ना इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको पता चलेगा कि हाँ डेडलॉक हुआ, इस पॉइंट ऑफ टाइम पर इसको पता चलेगा कि डेडलॉक हुआ और ये इसको रिकवर करने की कोशिश करेगा। तो बात समझना, लेकिन अगर आप हर रिक्वेस्ट के बाद चेक कर रहे थे, सुनना प्रॉब्लम क्या है, अगर आप हर रिक्वेस्ट के बाद चेक कर रहे थे कि डेडलॉक है या नहीं, अगर आप हर रिक्वेस्ट के बाद चेक कर रहे थे कि डेडलॉक है या नहीं, तो यहाँ पर परफॉर्मेंस पेनाल्टी हो रही थी क्योंकि आपका जो सिस्टम है वो बार बार इस डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को रन करने के लिए टाइम कंज्यूम कर रहा था। आपका जो सिस्टम है वो बार बार डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को चेक करने के लिए सीपीयू टाइम यूटिलाइज कर रहा था और उस पॉइंट ऑफ टाइम पर कोई भी यूजफुल काम नहीं हो रहा था। आया ना? आया ना? है ना? तो अगर मैं हर रिसोर्स के एलोकेट होने के बाद, अगर मैं हर रिसोर्स के एलोकेट होने के बाद ये चेक करूं, अगर मैं हर रिसोर्स के एलोकेट होने के बाद ये चेक करूं कि डेडलॉक है या नहीं, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि किस रिसोर्स के एलोकेशन से डेडलॉक हुआ है, मुझे ये पता चल जाएगा कि किस रिसोर्स के एलोकेशन से डेडलॉक हुआ है। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम विल बी लार्ज, पेनल्टी इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम विल बी लार्ज। मैं सिर्फ समझा रहा हूं, लिखने की जरूरत नहीं है, बट आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैं जो बोल रहा हूं वो आपको समझ में आए, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये एक स्ट्रेटेजी है, लेकिन इसके अंदर आपको जल्दी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी प्रोसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है और कौन कौन सी प्रोसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है। और लेकिन जो पेनल्टी होगी इन टर्म्स ऑफ सीपीयू टाइम वेस्टेज वो ज्यादा होगी। तो इन्होंने बोला यार ऐसा मत करो, ऐसा नहीं करो। तो एक और दूसरी चीज समझना, एक दूसरा ये आया कि आप सिस्टम को नॉर्मली रन करने दो। दूसरा जो कॉन्सेप्ट आया वो ये कि सिस्टम को नॉर्मली रन करने दो। बोले सिस्टम को नॉर्मली रन करने दो, जब भी डेडलॉक्स आएगा, जब भी डेडलॉक जैसी सिचुएशन आएंगी तो क्या हो रहा, मैंने ऑलरेडी आपको डेफिनेशन में बताया था कि डेडलॉक की सिचुएशन में बहुत सारे रिसोर्सेज प्रोसेस के साथ ब्लॉक हो जाते हैं। आया ना? दैट इज जब भी डेडलॉक होगा तो जो रिसोर्स का यूटिलाइजेशन है, इसका मतलब अगर वो रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा हो गया होगा, उसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आपके डेडलॉक टाइप की सिचुएशन आएगी। तो अगर डेडलॉक होने की संभावना होगी, अगर डेडलॉक होने की संभावना होगी तो सिचुएशन में बहुत सारी प्रोसेस हैं जो एक दूसरे के एग्जीक्यूशन के कंप्लीट होने के लिए वेट कर रही होंगी। है ना? डेडलॉक की संभावना बढ़ने से पहले समझना बात को, अभी भी लेट्स अज्यूम कि यहाँ पर ये नहीं था, जब तक यहाँ पर नहीं था तब भी ये प्रोसेसेस एक दूसरे के लिए वेट तो कर रही थी ना, तब भी ये प्रोसेसेस एक दूसरे के लिए वेट तो कर रही थी। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पर क्योंकि प्रोसेसेस एक दूसरे के कंप्लीशन के लिए वेट कर रही थी, तो प्रोसेस जो सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा था वो कम हुआ होगा, जो सीपीयू यूटिलाइजेशन हो रहा था वो कम हुआ होगा। क्यों कम हुआ होगा? क्योंकि प्रोसेसेस ब्लॉक्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेस, प्रोसेसेस ब्लॉक्ड हैं विद रिस्पेक्ट टू रिसोर्सेस। तो जब भी सीपीयू यूटिलाइजेशन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगा, जब भी सीपीयू यूटिलाइजेशन एक थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगा, हम अपनी डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम रन करने की कोशिश करेंगे। तो उससे क्या होगा, आपको कंटिन्यूअसली हर रिसोर्स एलोकेशन के बाद या हर रिसोर्स रिक्वेस्ट के बाद डेडलॉक को चेक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? दो तरीके हैं वन बाय वन। एक कि आप हर रिसोर्स रिक्वेस्ट या एलोकेशन के बाद, आप हर रिसोर्स रिक्वेस्ट या एलोकेशन के बाद डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम को रन करो। बट
It will give you the penalty in terms of wastage of CPU time. Another thing is that don't check after every allocation or request, but only check when the CPU utilization goes below a threshold value. When CPU utilization goes below a threshold value. इस कंडीशन में क्या होगा, आपके लिए ये चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर डेडलॉक हुआ है. आपके लिए ये चेक करना थोड़ा डिफिकल्ट होगा कि किस पॉइंट ऑफ टाइम पर डेडलॉक हुआ है. बट ultimately deadlock detection algorithm will run and it will identify that what are the processes which are involved in the deadlock, what are the processes which are involved in the deadlock. बट अगर आप ऐसा करोगे कि जब सीपीयू यूटिलाइजेशन एक लिमिट के नीचे गिर जाएगा उसके बाद ही चेक करोगे कि डेडलॉक है या नहीं, तो ऐसा करने से आप जो सीपीयू का टाइम वेस्ट कर रहे थे बार बार डिटेक्शन एल्गोरिथम को रन करने में, वो आपको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा. ठीक है. सो दैट्स द सिंपल स्टोरी. इसको लिखने की जरूरत नहीं थी. मैं कई बार बहुत सारी चीजें ऐसे बोल देता हूँ जो समझने के लिए होती है और मुझे लगता है कि ज्यादा बोल दिया, काम का था नहीं, क्या करोगे उस चीज का. सो बट आप में से फिर कुछ बोलते हैं बाद में, सर कब होती है ये, कोई कुछ भी अगर गलती से क्वेश्चन आ गया, दैट दिस आर द टू ऑप्शंस कि आप हर उसके बाद चेक करोगे या वैसे चेक करोगे, तो आप अपने अपने तुक्के मारोगे. इसलिए मैं बोल देता हूँ कि भाई दो तरीके हैं. आप हर रिक्वेस्ट अलोकेशन के बाद भी चेक कर सकते हो, लेकिन उसका ड्रॉबैक होगा कि वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम. और आप या तो फिर ये कर सकते हो कि एक पर्टिकुलर वैल्यू के नीचे जब आपका सीपीयू यूटिलाइजेशन चला जाए उसके बाद चेक करो कि यार इतना क्यों हो गया. इतना कम हो गया मतलब कुछ तो गड़बड़ हुई होगी सिस्टम में, तो चेक करो कि कहीं ये डेडलॉक वाली सिचुएशन में तो नहीं फंस गया है. तो वो एक अलग सिचुएशन होगी. ठीक है. सो वंस वी हैव डिटेक्टेड द डेडलॉक, we need to recover from it. So the next thing which we'll discuss is recovery from deadlock. So there are two ways to recover from deadlock. There are two ways to recover from deadlock. Let's try to understand. क्या सर कि या तो आप प्रोसेसेस को प्रीएम्प्ट कर सकते हो, मतलब आप प्रोसेसेस को ही टर्मिनेट कर दो जो डेडलॉक में इन्वॉल्व है. आया ना. मैं इसको सिंपल उसमें बता दे रहा हूँ, ज्यादा आपके लिए इसको कॉम्प्लिकेटेड करूंगा नहीं, क्योंकि इसके ऊपर अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो थ्योरेटिकल आएगा. अगर इसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो थ्योरेटिकल आएगा. इसलिए जितने पॉइंट्स लिखूंगा उतने ही सफिशिएंट हैं, उससे ज्यादा करने की जरूरत है नहीं. रिकवरी फ्रॉम डेडलॉक. सो देयर आर टू वेज. देखो डेडलॉक दो तरीके से हुआ, सुनना अच्छे से. प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं डेडलॉक में, प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं डेडलॉक में. अगर जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं डेडलॉक में, अगर प्रोसेसेस को ही टर्मिनेट कर दिया जाए, जो प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं डेडलॉक में अगर उन प्रोसेसेस को ही टर्मिनेट कर दिया जाए, तो अल्टीमेटली वो प्रोसेसेस खत्म हो गई और वो अपने सारे रिसोर्सेज रिलीज कर देंगी. उन्होंने अपना सारा रिसोर्स रिलीज किया और इसका मतलब डेडलॉक खत्म हो गया. दी सिंपलेस्ट थिंग कि भाई प्रोसेसेस को ही डिलीट कर दो. लेकिन एक बात समझना, अगर मैं प्रोसेसेस को टर्मिनेट करने की बात कर रहा हूं, तो क्या सारी की सारी प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व है? नहीं सर, सारी की सारी प्रोसेसेस तो डेडलॉक में इन्वॉल्व नहीं है. तो इसका मतलब उन प्रोसेसेस को तो डेफिनेटली टर्मिनेट नहीं करना है जो डेडलॉक में इन्वॉल्व नहीं है. उन प्रोसेसेस को तो डेफिनेटली टर्मिनेट नहीं करना है जो डेडलॉक में इन्वॉल्व नहीं है. तो अब देयर आर नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं, तो क्या उन सबको एक साथ कर दूं? अब आपके पास दो चॉइस हैं कि वो जो बहुत सारी प्रोसेसेस हैं वो जो डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं, उनमें से या तो आप सारी की सारी को एक साथ टर्मिनेट कर दो. अगर आप सारी की सारी को एक साथ टर्मिनेट कर देते हो तो डेफिनेटली डेडलॉक खत्म हो जाएगा. अगर आप सारी की सारी को एक साथ टर्मिनेट कर देते हो तो डेफिनेटली डेडलॉक खत्म हो जाएगा. लेकिन इसमें भी वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम है. क्यों? क्योंकि वो प्रोसेसेस अभी तक जितना एग्जीक्यूट कर चुकी होंगी उतने टाइम के लिए उन्होंने सीपीयू को यूज किया होगा. अभी तक जितना भी उनका प्रोग्रेस आगे बढ़ा होगा तभी तक उन्होंने सीपीयू को यूटिलाइज किया होगा. अगर आप उन सबको किल कर देते हो, उन सारी प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते हो, तो अभी तक जितना भी काम हुआ वो सारा का सारा काम नल एंड वॉइड हो गया. इसका मतलब उन प्रोसेस ने अभी तक जितना भी सीपीयू को यूज किया था वो सीपीयू टाइम वेस्ट हो गया. आया ना? बोलो. So there are two ways. One is process termination
another is resource preemption. तो दो ही चीजें हैं ना भाई, अगर आपने प्रोसेसेस को ही खत्म कर दिया तो डेडलॉक ही खत्म, या तो फिर रिसोर्सेज के एलोकेशन से आपका डेडलॉक आया है, तो आप आपके जो रिसोर्स एलोकेशन है उसको रोल बैक करने की कोशिश करो सच दैट वो ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाए कि वहां पर डेडलॉक ना हो, ठीक है। सो अभी भी आपको क्लियर नहीं होगा, मैं आपको वन बाय वन बता रहा हूँ। प्रोसेस टर्मिनेशन क्या बोलता है? दैट इज टर्मिनेट some or all of the processes involved in deadlock. So there are two ways to implement this. One is kill all, that is terminate all. Another is kill one at a time. तो देखना, अगर मैं वो सारी की सारी प्रोसेसेस जो डेडलॉक में इन्वॉल्व थी उन सबको एक साथ टर्मिनेट कर दूं, if we terminate all the processes involved in the deadlock, then there will be no deadlock after termination of processes. Obviously सारी की सारी प्रोसेसेस ही खत्म हो गई, तो वो जो प्रोसेस थी वो सारी प्रोसेस खत्म हो गई, तो उनके पास जो रिसोर्सेस थे उन्होंने वो भी रिलीज कर दिए होंगे। अब कोई डेडलॉक रहा ही नहीं, बट व्हाट विल बी द ड्रॉबैक ऑफ दिस पर्टिकुलर अप्रोच? ड्रॉबैक देखो, आपने सारी की सारी को टर्मिनेट कर दिया, लेकिन उनमें से कुछ प्रोसेस ऐसी होंगी जो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली होंगी, उनमें से कुछ प्रोसेस ऐसी होंगी जो ऑलवेज कंप्लीट होने वाली होंगी, तो उनको टर्मिनेट कर दिया, बेचारी उसको थोड़ा सा वेट करने देते, बाकी किसी और प्रोसेस को टर्मिनेट कर देते, तो ये वाली जो प्रोसेस है ये अपना एग्जीक्यूशन कर लेती और उसके बाद रिसोर्सेज को रिलीज कर देती। शायद उन रिसोर्सेज को रिलीज हो जाने से बाकी प्रोसेस का भी एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो जाता, ठीक है। तो आप लोगों ने एक ऐसी अप्रोच ली जो बहुत ही रोबस्ट थी कि हाँ भाई इसके बाद डेडलॉक डेफिनेटली नहीं बचेगा, लेकिन इसके अपने ड्रॉबैक्स हैं। क्या? प्रोसेसेस अराउंड द कंप्लीशन, मतलब जो ऑलमोस्ट अपने कंप्लीशन पे थी, विल सफर and it results in wastage of CPU time. अभी तक आपने जितना भी CPU टाइम कंज्यूम किया था उन प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारा बर्बाद हो गया। अभी तक आपने जितना भी CPU टाइम कंज्यूम किया था उन प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, वो सारा वेस्ट हो गया। क्लियर? तो ये एक तरीका है। अब सर फिर दूसरा तरीका क्या है? दूसरा ये कहता है किल वन एट अ टाइम। सो अब आप किसी एक प्रोसेस को किल करने की कोशिश कर रहे हो,
आप किसी एक प्रोसेस को किल करने की कोशिश कर रहे हो, तो किसी एक प्रोसेस को किल करने के लिए आपके पास कुछ सिलेक्शन प्रोसीजर्स होने चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसीजर क्रिस्टल क्लियर डिफाइंड नहीं है कि आप क्या यूज करते हो, लेकिन बहुत सारी अप्रोचेस हैं जो यूज की जा सकती हैं। आप प्रायोरिटी के बेसिस पे, प्रोसेस की प्रायोरिटी के बेसिस पे प्रिएम्पशन कर सकते हो कि भाई ये प्रोसेस की प्रायोरिटी लो है, उसको सबसे पहले टर्मिनेट कर दो। या तो आप इस बेसिस पे टर्मिनेट कर सकते हो कि कौन सी प्रोसेस सबने अभी तक सबसे कम सीपीयू टाइम यूटिलाइज किया है, कि इसके टर्मिनेट होने से बहुत ज्यादा सीपीयू टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है। या तो फिर आप इस बेसिस पे कर सकते हो कि किस प्रोसेस के पास रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है, क्योंकि जिस प्रोसेस के पास रिसोर्सेज सबसे ज्यादा है उसके ऊपर मैक्सिमम प्रोसेसेस डिपेंड कर रही होंगी। तो एक ऐसी प्रोसेस को अगर मैं टर्मिनेट कर देता हूँ जिसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, तो उसको टर्मिनेट करने से वो सारे के सारे रिसोर्सेज रिलीज हो जाएंगे, एंड सो ऑन। सो देयर आर वेरियस सिलेक्शन मेथड्स और बेस्ड ऑन व्हिच यू कैन सिलेक्ट अ प्रोसेस जिसको आपको टर्मिनेट करना है ना। लेकिन द आइडिया इज किल वन एट अ टाइम, दैट इज यू आर नॉट टर्मिनेटिंग ऑल द प्रोसेस एट अ टाइम। सो दिस इज व्हाट सिलेक्ट one of the processes involved in the deadlock using given selection criteria, जो भी आप चूज करना चाहते हो, and terminate the process. And terminate the process. मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके उसको टर्मिनेट कर दिया, मुझे एक बात बताओ, अगर मैंने एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके उसको टर्मिनेट कर दिया, तो क्या ये जरूरी है कि डेडलॉक खत्म हो जाए? अगर मैंने एक प्रोसेस को सिलेक्ट करके टर्मिनेट कर दिया, तो क्या ये जरूरी है कि डेडलॉक खत्म हो जाए? बताओ। नो। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। कहाँ है भैया? ये रहा। Let's assume this situation. In this given situation, if we select the process P3 as a victim process, if we select the process P3 as victim process, then we will terminate this process P3. We will terminate this process P3. And tell me, after terminating this process P3, does it result in an acyclic wait for graph? अगर मैं इस प्रोसेस P3 को डिलीट कर भी देता हूं, तो क्या ये जो वेट फॉर ग्राफ है ये असाइक्लिक हो जाता है? बताओ। अगर मैं प्रोसेस P3 को डिलीट कर भी देता हूं, तो भी क्या ये साइक्लिक ग्राफ, ये वेट फॉर ग्राफ असाइक्लिक हो जाता है? नहीं सर। अगर मैं प्रोसेस P3 को डिलीट कर देता हूं, तो भी देयर इज अ साइकिल, तो भी देयर इज अ साइकिल बिटवीन द प्रोसेसेस P1, P4, P1, P2, P4 एंड P1। हाँ? तो इसका मतलब again the resources are single instances resources and it is cyclic, therefore definitely there will be deadlock. That is definitely there will be deadlock. So that's what we need to understand, that even if you select one process and kill it or terminate it, then it does not mean that there will be no deadlock. Yes. So once you have killed a process, once you have terminated a process, you again need to check for deadlock detection. So what does it say? ये बोलता है terminating the process repeat deadlock detection algorithm.
If no deadlock, then simply exit. If deadlock persists, then go back and terminate one more process and repeat the procedure. The above procedure until deadlock vanishes. तो जब तक आपका डेडलॉक खत्म नहीं हो जाता, जब तक आपका डेडलॉक खत्म नहीं हो जाता, तब तक आप यही चीज बार बार करते रहोगे. Clear? So there will be a time after which there will be no deadlock. So in this particular approach, again समझना. सर यहाँ पर वेस्टेज ऑफ सीपीयू टाइम था. अगर आप सारी की सारी देखो, हर चीज के अपने ड्रॉबैक है, हर चीज के अपने ड्रॉबैक है. अगर आप सारी की सारी प्रोसेस को एक साथ खत्म कर देते हो तो उसके अपने ड्रॉबैक थे. अगर आप एक एक करके करते हो तो हो सकता है कि आप एक एक करके सारी प्रोसेस टर्मिनेट करो. हो सकता है कि आप एक एक करके आपको सारी की सारी प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ जाए, लास्ट में सिर्फ एक ही प्रोसेस रहता है. हो सकता है कि आपको एक एक करके सारी की सारी प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़ जाए और लास्ट में सिर्फ एक ही प्रोसेस रह जाए. तो अगर आप ऐसा आपको करना पड़ गया तो इसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, इसमें और ज्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि हर प्रोसेस को टर्मिनेट करने के बाद आप फिर वापस से डेडलॉक डिटेक्शन एल्गोरिथम चेक करते थे, वहां पर आपको फिर से डेडलॉक मिलता था, फिर वापस से आप सिलेक्शन प्रोसीजर रिपीट करते थे, फिर एक प्रोसेस को टर्मिनेट करते थे, फिर पूरा का पूरा कहानी रिपीट करते थे. तो अगर ऐसे करके आपको एक एक करके बहुत सारे अगर ऐसे करके आपको एक एक करके बहुत सारे प्रोसेस को टर्मिनेट करना पड़े तो रिमूव द डेडलॉक, देन इन दैट पर्टिकुलर केस, तो इन दैट पर्टिकुलर केस आपका जो टाइम है to come out of the deadlock will be more than this time and more than the penalty which will incur in terms of killing all the processes. है ना? तो दोनों के अपने प्रॉब्लम्स हैं. ऐसा नहीं है कि सर कौन सा यूज करना चाहिए, बट अगर वो पूछता है कि कितने तरीके से मैं प्रोसेसेस को टर्मिनेट कर सकता हूँ या फिर मैं ये प्रोसेस टर्मिनेशन का काम कर सकता हूँ, तो मेरे पास दो डिफरेंट तरीके हैं. मैं या तो सारी की सारी प्रोसेसेस को एक साथ टर्मिनेट कर सकता हूँ, उस केस के अपने टॉपिक होंगे, या तो फिर मैं एक एक करके टर्मिनेट करके चेक कर सकता हूँ कि डेडलॉक खत्म हुआ या नहीं हुआ. अगर डेडलॉक बचा है, अगर डेडलॉक खत्म हो गया तो मेरा काम खत्म हो गया. वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम द डेडलॉक, वी हैव रिकवर्ड फ्रॉम द डेडलॉक. लेकिन अगर वापस से डेडलॉक मिला तो सेम प्रोसेस को रिपीट करते जाओ. कब तक? जब तक कि डेडलॉक वनिश नहीं हो जाता, डेडलॉक खत्म नहीं हो जाता. सबसे लास्ट में क्या लिखा है सर, लास्ट पॉइंट का ये है डेडलॉक वनिशेस, खत्म हो जाए. Repeat the above procedure until deadlock vanishes. क्लियर है सबको? प्रोसेस टर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है? तो आगे चलें. प्रोसेस टर्मिनेशन वाला कॉन्सेप्ट सबको क्लियर है तो आगे चले भैया. समझ में आया? डेडलॉक डिटेक्शन की अपनी एल्गोरिथम होगी टू चेक कि डेडलॉक है या नहीं. वो बहुत आसान होगी अगर रिसोर्सेज सिंगल इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं. अगर मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं एक भी, तो फिर हमको दूसरी अप्रोचेस यूज करनी पड़ेंगी व्हिच इज नॉट इन द स्कोप. वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि अगर मल्टी इंस्टेंस रिसोर्सेज हैं तो साइक्लिक वेट फॉर ग्राफ is not a sufficient condition for deadlock to exist. So that's okay.
रिसोर्स प्रीएम्पशन। बात समझ, मैंने आपको अभी अभी एक चीज बताई, मैंने आपको बहुत सारी चीजें बता देता हूँ फिर मैं भूल जाता हूँ। मैंने अभी अभी आपको एक चीज बताई थी कि जब पहली बार मैंने इन प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन किया, पहली बार जब मैंने इन प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन किया तो जो रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट थी वो कुछ इस ऑर्डर में हुई, जो रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट थी वो कुछ इस ऑर्डर में हुई। अगर मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेके चले जाऊं चीजों को, अगर मैं थोड़ा सा पीछे लेकर के चले जाऊं चीजों को, इसका मतलब जो इन्होंने अभी रिसेंटली कुछ किया है अगर उतना मैं रोल बैक कर दूं, अगर मैं उतनी चीजों को मैं रोल बैक कर दूं, उनको सारी की सारी प्रोसेस को थोड़ा सा पास्ट में लेके चला जाऊं, इसका मतलब लेट्स अज्यूम कि मैं इसको ले गया कि यार एक काम करो, मैं चीजों को कुछ रोल बैक कर देता हूँ, ये 7 वाला नहीं हुआ, ये 6 वाला नहीं हुआ, ये 5th वाला नहीं हुआ, ये 4 वाला नहीं हुआ, मैं अभी तक सिर्फ यहीं तक कंसिडर करके चलता हूँ कि अभी तक ये सिर्फ तीनों ही चीजें हुई थी और इन 3 चीजों के होने तक अभी तक कोई डेडलॉक नहीं था। अगर मैं इनको पास में थोड़ा सा पीछे लेके चला जाऊं और वापस से इन प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूं और वापस से इन प्रोसेसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूं, तो क्या ये जरूरी है कि ये प्रोसेसेस वापस से उसी ऑर्डर में रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करें जिस ऑर्डर में पहले किया था? मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मैं इन प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन को थोड़ा सा रोल बैक कर दूं और ऐसे पॉइंट पे ले जाकर के खड़ा कर दूं, ऐसे पॉइंट पे ले जाकर के खड़ा कर दूं जहां पर कोई डेडलॉक नहीं था और उसके बाद वापस से इन प्रोसेस को बोलूं जाओ वापस से लड़ो, जाओ वापस से लड़ो, तो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड नॉर्मल थिंग कि अगर आप 5 लोगों को लड़ा रहे हो तो इस बार वो किसी तरीके से लड़े, आपने कहा नहीं 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 अच्छा नहीं लगा वापस आ जाओ फिर से लड़ो, तो ये फिर से वैसे ही लड़ेंगे जैसे पहली बार लड़े थे, ये जरूरी है क्या? नहीं सर, नहीं सर, जरूरी नहीं है। तो उन्होंने पिछली बार जो रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट जिस ऑर्डर में की थी उसी ऑर्डर में ये प्रोसेसेस अब रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट करें, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अब इस बार हो सकता है कि किसी दूसरे ऑर्डर में प्रोसेसेस को सीपीयू पे जाने का मौका मिले और उसके बेसिस पे रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट हो। हाँ या ना? समझे बात को मैं क्या कह रहा हूं कि पिछली बार किसी ऑर्डर में इन प्रोसेसेस ने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट किया और किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में ये रिसोर्सेस अलोकेट हुए और उस सिचुएशन में मुझको पता चला कि डेडलॉक था, उस सिचुएशन में मुझको पता चला कि डेडलॉक था, तो मैंने बोला एक काम करो, यहां से इन प्रोसेस को रोल बैक कर, जो प्रोसेसेस डेडलॉक में इन्वॉल्व हैं उन प्रोसेस को रोल बैक करना शुरू करो किसी ऐसे सेफ पॉइंट तक जब तक कि कोई डेडलॉक नहीं था, जब तक कि कोई डेडलॉक नहीं था, है ना? उसके बाद इन प्रोसेस को बोलो वापस से कि चलो वापस से चलना शुरू करो, है ना? तो ये प्रोसेस वापस से चलना शुरू करेंगे। लेकिन पिछली बार सीपीयू का एलोकेशन प्रोसेसेस को किस तरीके से हुआ, क्या उसी तरीके से वापस से सीपीयू का एलोकेशन प्रोसेसेस को होगा, ये जरूरी है क्योंकि टाइम हैज चेंज्ड, उतना टाइम तो इलेप्स हो गया है ना? तो उसी तरीके से वापस से सीपीयू का एलोकेशन हो, उसी तरीके से वापस से उतना ही एग्जिट टाइम वापस से प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने को मिले और वो उसी एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम पर वापस से सेम रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट करें, ऐसा तो जरूरी नहीं है। तो हो सकता है पहले ये वाला एलोकेट हो जाए, पहले ये वाला एलोकेट हो जाए और ये अपना एग्जीक्यूशन करके बाहर आ जाए, पहले ये वाला R2 इसको रिक्वेस्ट कर दे, इसका मतलब ऐसा भी तो हो सकता था, ऐसा भी तो हो सकता था कि 1 2 3 के बाद जो रिक्वेस्ट हुई, 1 2 3 के बाद जो रिक्वेस्ट हुई, लेट्स अज्यूम कि वो फोर्थ रिक्वेस्ट ये वाली हुई, सुनना जो बोल रहा हूँ अच्छे से, लेट्स अज्यूम कि ये फोर्थ रिक्वेस्ट ये हुई, ये वाली ना हुई और ये वाली हुई कि प्रोसेस P2 ने R2 के लिए रिक्वेस्ट किया, तो अगर प्रोसेस P2 ने R2 के लिए रिक्वेस्ट किया तो क्योंकि R2 अभी फ्री है वो उसको मिल जाएगा, तो तीनों रिसोर्सेज इसको मिल जाएंगे, तो प्रोसेस P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी, प्रोसेस P2 अपना एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगी इस बार अगर P2 को पहले मिला तो इसका मतलब ये डेडलॉक अवॉइड हो जाता, इसका मतलब ये डेडलॉक खत्म हो जाता। हाँ, समझे बात को कि अगर एग्जैक्ट सेम ऑर्डर में वापस से प्रोसेसेस सेम रिसोर्सेज को रिक्वेस्ट ना करें तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि अगली बार जब मैं प्रोसेस का एग्जीक्यूशन स्टार्ट करूं तो वहां पर डेडलॉक ना हो। यस, बोलो फटाफट।
तो ये रिसोर्स प्रियम्पशन क्या कहता है? ये कहता है इस बार हम रिसोर्स को प्रियम्प्ट करेंगे, इस बार हम प्रोसेसेस को परेशान नहीं करेंगे, इस बार हम रिसोर्स को छीनने की कोशिश करेंगे। क्या सिंपल सा लॉजिक है। preempt the last allocated resources, preempt the last allocated resources from the last, जो भी सबसे लास्ट में रिसोर्सेज एलोकेट हुए हैं, preempt the last allocated resources from all the processes, all the processes involved in the deadlock, from all the processes involved in the deadlock, and roll back the processes. So obviously अगर आपने उनको बात समझना मैं क्या कह रहा हूँ, आपने अगर प्रोसेसेस को रिसोर्स दिए थे तो कंपाइलर गुलाम ये मेरा लुकआउट है क्या? ये गजब की बातें कर रहे हो यार, ये तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मैं चला रहा हूँ क्या गेट अकेडमी कि तुम मुझसे ये वाली चीजें कह रहे हो? मेरा काम है पढ़ाना, मैं वो काम कर रहा हूँ। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तुम्हारे लिए क्या बेटर है, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे सब्जेक्ट में मुझे जो आप बोलोगे मैं वो कर सकता हूँ। मैं किसी को क्या बोल सकता हूँ कि कंपाइलर पूरा करने दो फिर डिजिटल चलाओ, ये तुम मेरे ऊपर क्यों बोल रहे हो? मैनेजमेंट से बात करो भाई कि क्या चीज सही है आपके लिए, क्या सूटेबल है। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसा है तो आप लोग बात करो। ये मैं कैसे बोल सकता हूँ कि नहीं ये मत करो, और बीच में अचानक से तुमको ये चीज क्यों याद आई होगी? What makes you write this comment in this class? अरे यार तुम लोग भी ना गजब गजब का कभी कभी ऐसा वो कर देते हो ना कि एकदम मूड खराब हो जाता है। क्या बोल रहे थे हम? हमने बोला रिसोर्स को प्रियम करना है, तो कौन से रिसोर्स को? तो एक काम करो, ऐसा करो कि प्रियम दी लास्ट अलोकेटेड रिसोर्सेज फ्रॉम ऑल दी प्रोसेसेस इन्वॉल्वड इन दी डेडलॉक। तो आपने उनको जो अभी अभी रिसेंटली रिसोर्सेज अलोकेट किए हैं वो सारे के सारे रिसोर्सेज उनसे छीन लो, है ना? ना अगर आपने रिसोर्सेज उनको दिए होंगे तो उन रिसोर्सेज को लेने के बाद उन प्रोसेसेस ने अपना एग्जीक्यूशन हो सकता है कुछ आगे बढ़ा लिया हो। उन रिसोर्सेज को अलोकेट हो जाने के बाद हो सकता है उन प्रोसेसेस ने अपना एग्जीक्यूशन कुछ आगे बढ़ा लिया हो, जब तक कि आपको पता चला हो कि डेडलॉक हुआ है। जब तक कि आपको पता चला हो कि डेडलॉक हुआ है, तो आप उस रिसोर्स को अलोकेट कराने के बाद उन प्रोसेसेस के एग्जीक्यूशन को भी उस पॉइंट ऑफ टाइम तक रोल बैक कर दो जहां पर वो थे, जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर उन्होंने रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की थी। हाँ है ना? जिस पॉइंट ऑफ टाइम पर वो थे जहां पर उन्होंने उस रिसोर्स के लिए रिक्वेस्ट की थी। क्लियर है? हाँ, अब इस पॉइंट ऑफ टाइम पर चेक करो कि जब आप उसको वहां लेकर के आ जाते हो, जब आप उसको रोल बैक करवा दियो लास्ट एलोकेटेड रिसोर्स को, तो अब चेक करो कि क्या अभी भी डेडलॉक है। सो वापस से चेक करो एंड देन check for and then again check for deadlock.
and then check again for deadlock. Or if no deadlock, then resume execution of processes and deadlock exists, then repeat the process. What do you mean? Repeat the process. What do you mean repeat the process? Repeat the process means again. अभी तो आपने एक एक जो लास्ट रिसोर्स अलोकेट किए थे वहां तक खड़ा किया, अब उससे पहले जो रिसोर्स अलोकेट किए थे वो भी छीन लो, अब उससे पहले जो रिसोर्स अलोकेट किया था वो भी छीन लो और फिर डेडलॉक के लिए चेक करो। आई मीन प्रोसेस को रोल बैक करने के बाद। तो ऐसा करते करते हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम पर ऐसी सिचुएशन आए कि आप वहां पहुंच जाओ जहां पर उन सारी की सारी प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया। हो सकता है एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आप वहां पहुंच जाओ जहां से उन प्रोसेस ने अपना एग्जीक्यूशन शुरू किया था। तो अल्टीमेटली अगर आप इस तरीके से एक एक करके रोल बैक करवाने की कोशिश करते हो तो किसी पॉइंट ऑफ टाइम पर आप डेडलॉक से बाहर आ जाओगे, और जब प्रोसेसेस वापस से एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे उस पॉइंट ऑफ टाइम से, तो जरूरी नहीं है कि वापस से वो उसी ऑर्डर में रिसोर्सेज के लिए रिक्वेस्ट करे जिस ऑर्डर में उसने पहले रिक्वेस्ट किया था, और हो सकता है कि इस बार डेडलॉक ना हो। हाँ या ना? हाँ या ना? अगर किसी को इस स्टेटमेंट को समझने में दिक्कत आ रही है तो बताओ, अदरवाइज वी आर डन विद दिस रिकवरी मेथड्स फॉर डेडलॉक। दैट्स जस्ट द थ्योरेटिकल पॉइंट। इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने नॉट पॉसिबल, इसके ऊपर कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन बने नॉट पॉसिबल। अगर इससे कोई भी क्वेश्चन आएगा तो वो थ्योरेटिकल ही होगा, इसलिए आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है इस पर्सपेक्टिव से। अरे भैया जितने लोगों बोल दोगे फटाफट डन, वी आर डन विद दिस थिंग। अब आप में से जितने लोग अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर नहीं आए होंगे कि बस एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, वो बाद में मुझसे नहीं कहना कि सिंक्रोनाइजेशन के क्वेश्चन समझ में नहीं आए, बिकॉज जो नेक्स्ट चीज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस आर दी क्वेश्चंस ऑफ सिंक्रोनाइजेशन।